कई पेशेंट मेरे पास आके ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने पर्दा हिलने का ऑपरेशन कराया तो मेरा ये पर्दा दोबारा से क्यों हिल गया? क्या कोई पहले ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो गई, मेरा ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ या मेरी तरफ से ही यानी कि पेशेंट की तरफ से कोई ऐसी इश्यू हो गई कि उन्होंने पूरी सावधानी नहीं बरती, ये पर्दा हिल क्यों गया दोबारा? तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता आज इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे कि ये रेटिनल डिटैचमेंट का जो ऑपरेशन है, ये ऐसा कैसा ऑपरेशन है कि किसी किसी पेशेंट के अंदर ये पहली बार में उतनी सक्सेस रेट नहीं होती इसकी और दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, ये जो पर्दा है हमारा जिसको हम रेटिना कहते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और ये एकदम आप मानिए बहुत पतली सी फिल्म है और इसके अंदर अगर एक सुराख कहीं पे भी हो जाए या रेटिनल टीयर हो जाए तो उस सुराख या टीयर के थ्रू पर्दे के पीछे पानी चला जाता है और ये पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है। अब इसकी जो सक्सेस रेट है पर्दा हिलने की, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टाइम, कि आपका पर्दा अटैच होने का जो सक्सेस रेट है वो टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने अपना ऑपरेशन पर्दा हिलने के तुरंत बाद करा लिया, तुरंत बाद से मतलब 5 या 7 दिन के अंदर अंदर अगर ऑपरेशन हो गया तो सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस रेट है। यानी कि एक पहले ही ऑपरेशन के अंदर आपका पर्दा जुड़ जाएगा और आपकी रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा वापस आने के चांसेस हैं। अब काफ़ी केसेस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का रेटिनल डिटैचमेंट हो गया और वो लापरवाही के अंदर वो अपनी जगह जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाया, तो रेटिना के अंदर क्या होता है कि कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी पीछे की विट्रस जेली है वो कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है और जब वो जेली सिकुड़नी शुरू होती है उसके साथ साथ पर्दा भी धीरे धीरे करके सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब जितना आपकी ये ड्यूरेशन है जो पर्दा हिलने की और ऑपरेशन होने की, जो ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी जो सक्सेस रेट है ऑपरेशन की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ऑपरेशन में चाहे हम वो जेली निकाल दें और पर्दा सारा वापस से हम उसको खोल दें सिकुड़ने के बाद, लेकिन फिर भी उतनी सक्सेस रेट उन केसेस में नहीं होती जितनी एकदम फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर सक्सेस रेट होती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो किस टाइप की है। किस टाइप से मतलब कि उसके अंदर कितने सुराख हैं। अब काफ़ी केसेस में होता है कि एक या दो टियर होते हैं, कई केसेस में होता है मल्टीपल टियर होते हैं, या एक कंडीशन होती है जाइंट रेटिनल टियर के पर्दा आपका पूरा लंबा एक पर्दा वहाँ से टियर हो गया या फट गया है। तो जितने ज़्यादा टियर होंगे या जाइंट रेटिनल टियर होगा, इस फैक्टर के ऊपर भी आपकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है और जितने ज़्यादा टियर होंगे उतनी सक्सेस रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप टाइम पे ऑपरेशन करा लें तो जाइंट रेटिनल टियर हो या मल्टीपल रेटिनल टियर हो, सक्सेस रेट उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा इसमें रिस्क फैक्टर है या जिन चीज़ों के ऊपर आपकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है वो है कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, कि फाइनली पेशेंट को ये रेटिनल डिटैचमेंट हुई क्यों है। तो देखिए, इसमें जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर पेशेंट आते हैं उसके अंदर एक होता है हाई मायोपिया। अगर आपकी डिटैचमेंट के साथ साथ आपको माइनस का नंबर भी ज़्यादा है तो उन केसेस के अंदर दोबारा से पर्दा हिलने का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी रेटिनल डिटैचमेंट का जो कॉज है वो चोट लगने की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, साथ में उसके अंदर ब्लीडिंग भी है, तो इन केसेस के अंदर भी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाती है। अगर आपका जो पर्दा है उसके साथ एक टर्म होती है कोरोइडल डिटैचमेंट, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोइडल्स। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आपका पर्दा है उसके पीछे एक लेयर और होती है कोरोइड की, कि आपका पर्दा तो हिला ही हिला, उसके साथ कोरोइड भी हिल गया, तो उसके अंदर भी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाती है। लेकिन ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जहां पर अगर हम जल्दी ऑपरेशन कर दें तो सक्सेस रेट फिर भी काफ़ी अच्छी है। फोर्थ इसमें आता है कि आपके सिस्टेमिक कोई इशू है, यानी कि पेशेंट की जो विट्रस जेली है या शरीर की बनावट ही ऐसी है जहां पर पर्दे के ऊपर खिंचाव बनने का जो रिस्क है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा है।
इसके अंदर जैसे कंडीशन होती है, एक मार्फान सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है, एक स्टिकलर सिंड्रोम एक नाम की बीमारी होती है वो है, तो ये कंडीशन वैसी है जहाँ पर आपकी जो विट्रस जेली है वो पर्दे के साथ बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो रखी होती है और ऑपरेशन के बाद भी उसके अंदर काफ़ी केसेस के अंदर उतनी अच्छी सक्सेस रेट नहीं मिल पाती है। तो जब हम बोलते हैं कि आपका पर्दा हिल गया तो इसमें क्या होता है? तो देखिए, जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं उस टाइम तो ऑलमोस्ट 100% केसेस के अंदर पर्दा अपनी जगह पे सेट हो जाता है। ऑपरेशन के टाइम प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत होती है ऑपरेशन के बाद, जब आपका हीलिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो जब आपका हीलिंग चल रही होती है उसी टाइम पर पर्दे के अंदर खिंचाव बनता है, जिसको हम बोलते हैं पीवीआर चेंजेस। अगर वो पीवीआर चेंजेस ज़्यादा आ जाएं, और वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, जैसा पहले मैंने बताया, ट्रॉमा के केस में, हाई मायोपिया के केस में, बच्चों के अंदर जो यंग पेशेंट हैं उनके अंदर ये खिंचाव बनने की, पर्दे के ऊपर फाइब्रोटिक टिश्यू या पीवीआर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर ये रीडिटैचमेंट या पर्दा दोबारा हिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई केसेस में ये होता है कि जब ये पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है तो आपके जो पर्दा है उसके ऊपर दोबारा कुछ फ्रेश रेटिनल होल्स बन जाते हैं, या जो पुराने होल हैं जिनको हमने ट्रीट किया हुआ है वो ओपन हो जाते हैं, तो ये रेटिना जो है आपकी डिटैच हो जाती है। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि हम क्या एहतियात रखें, मतलब ये क्यों हो गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है पोजीशनिंग, कि आपको सर्जरी के बाद जो है क्या पोस्चर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट होते हैं जी, सर्जरी एकदम बढ़िया हो गई, कुछ टाइम के लिए एकदम ठीक चल रहा है और अचानक से पर्दा दोबारा हिल जाता है। तो देखिए, आज की डेट में जब पेशेंट आते हैं और हम उनको कहते हैं कि आपको हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते का रेस्ट चाहिए होगा, तो काफ़ी केसेस के अंदर पेशेंट कहते हैं कि जी मुझे अपने काम पे जाना है, मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है, और उनकी 10 तरीके की अपनी परेशानियां होती हैं जिनके साथ वो अपनी दिक्कतें हमें बताते हैं। तो देखिए, ये जो रेटिना का ऑपरेशन है इसमें जो शुरू के 2-3 हफ्ते की जो परहेज और जो एहतियात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पोस्चर मेंटेनेंस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है। आपने कोई भी ऐसा भारी वजन वाला काम नहीं करना, नीचे बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है। खांसी जुकाम हो रहा है, छींक आ रही है, वो आपने जेंटली करनी है। स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर प्रेशर नहीं लगाना। तो ये सारी ऐसी एहतियात हैं जो पेशेंट को इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बरतनी होती हैं, जिससे उनकी जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रेटिनल रीडिटैचमेंट के अंदर है वो ये कि आपने टेम्पोनाट कौन सा यूज़ किया है, कि पर्दे को जोड़ने के लिए जो आँख के अंदर हम गैस या सिलिकॉन ऑयल का यूज़ करते हैं, उन सब्सटेंसेस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, अगर आपकी रेटिनल डिटैचमेंट फ्रेश है तो ज़्यादातर केसेस में हम गैस का यूज़ करते हैं, बट अगर रेटिनल डिटैचमेंट आपकी पुरानी हो गई है, पर्दा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसके ऊपर पीवीआर चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम सिलिकॉन ऑयल का यूज़ करते हैं। अब सिलिकॉन ऑयल की अपनी अलग समस्या है कि वो जब तक आँख के अंदर रहता है, जब तक तो पर्दा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन किसी-किसी केस के अंदर जब हम सिलिकॉन ऑयल रिमूव करते हैं, उसके बाद पर्दा दोबारा हिलने का भी एक रिस्क रहता है, और ये रिस्क रफली 15% के आसपास केसेस के अंदर पर्दा दोबारा हिल जाता है। अगर आपका पर्दा ऑयल निकालने के बाद दोबारा डिटैच हो गया है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करना ज़रूरी है। पेशेंट ये ना सोचें कि भाई ये अब मैंने एक बार करा लिया है, मेरी पहली सर्जरी फेल हो गई है और अब मैं दोबारा कराऊं कि ना कराऊं, इस सोच में टाइम ना निकालें। बिकॉज एक बार ऑपरेशन होने के बाद जो ये पर्दा दोबारा हिलता है ये बहुत जल्दी सिकुड़ता है। इसको अगर हमने इमीडिएटली फिक्स नहीं किया तो कई बार ये इनऑपरेबल हो जाता है, कि आपने अगर ऑयल निकलने के बाद या गैस खत्म होने के बाद उसको टाइम बहुत ज़्यादा निकाल दिया, 3-4 हफ्ते निकाल दिए, तो किसी किसी केस में वो ऑपरेट करने लायक ही नहीं रहता है पर्दा। सेकंड जो पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब एक बार तो हमने ऑपरेशन करा लिया, अब इसमें दोबारा ऑपरेशन होगा तो ये ऑपरेशन में दर्द मुझे कितना होगा, इसकी रिकवरी कितनी होगी, इसके सक्सेस के चांसेस कितने हैं कि दोबारा अब आप करने जाओगे तो सक्सेस हो जाएगा।
तो देखिए, एक बार जब हम सेकंड सर्जरी करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस फर्स्ट के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि जितना उसके अंदर जो पीवीआर चेंजेस, फाइब्रोटिक टिश्यू बनना होता है, वो हम बेटर तरीके से सेकंड सर्जरी में निकाल लेते हैं। बट फिर वही बात है कि सेकंड सर्जरी जो हम कर रहे हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स किसी ऑपरेशन को कैसे है। हर आदमी की जो सर्जरी को रिस्पॉन्स है वो अलग होती है। इसमें कुछ केसेस, स्पेशली जो हाई मायोपिया वाले केसेस हैं, सेकंड और थर्ड सर्जरी के बाद उनके जो रेटिना के अंदर जो पीवीआर चेंजेस की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी इसमें कि सर्जन के एक्सपीरियंस का कितना रोल है। तो देखिए, रेटिना जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारी ये कोशिश रहती है कि इसमें फर्स्ट गो के अंदर आपका एकदम परफेक्ट पर्दा जुड़ जाए और सक्सेस रेट हमें मिल जाए। तो सर्जन का इसमें काफ़ी रोल है, सर्जन की एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का काफ़ी रोल है कि कौन डॉक्टर इसको कर रहा है और उसकी कितनी एक्सपीरियंस है। बिकॉज़ अगर हम पहले ऑपरेशन के अंदर ही एक बेटर रिजल्ट या हाई सक्सेस रेट अचीव कर लेते हैं, तो उसमें विजन रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक बड़े सिंपल सी भाषा में, जो हम पेशेंट के साथ बात करते हैं उस लैंग्वेज में, हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर टाइम बहुत ज़रूरी है, कि जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा उतनी सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगी। और पर्दा दोबारा किसी किसी केस के अंदर हिल सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहली सर्जरी आपकी फेल हो गई या ठीक से नहीं हुई। रेटिना हमारा बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर अगर हल्का सा भी खिंचाव बन जाए तो इसको दोबारा हिलने की एक टेंडेंसी रहती है, और वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बाद रेटिनल डिटैचमेंट के जो पेशेंट हैं, उनको अपनी बीमारी को समझने में और डील करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।